तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि नामी इन सभी को डबल क्रॉस करके सारा खजाना लूट कर उस शिप को लेकर जा चुकी है और ड्रैकुला मीहॉक अपनी शिप के अंदर बैठकर इन सभी के सामने आ जाता है और लूफी इन सभी को ऑर्डर देता है, और जोरो उसप उस शिप को लो और नामी का पीछा करो। नहीं, ऐसी लड़की की हमें जरूरत नहीं जो बार बार हमें धोखा देकर भाग जाती है। नहीं यार, मुझे वही चाहिए अपने नेविगेटर के रूप में। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एंड में जोरो मान जाता है और तभी जोरो की नजर मीहॉक पर जाती है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि क्या यही वो आदमी है जिसने उन 50 की 50 शिप को एक ही बार में खत्म कर दिया था। हाँ, यही है मास्टर सोर्ड्समैन हॉकाई ड्रैकुला मीहॉक। और हम मीहॉक को देखते हैं। उसे देखकर जोरो एक्साइटेड हो जाता है। पूरी जिंदगी मैं इसी का इंतजार कर रहा था, अब इससे लड़कर मेरा वो प्रॉमिस पूरा होगा। और अपनी दोस्त क्वीना के साथ किया हुआ प्रॉमिस याद करता है कि एक दिन सबसे खतरनाक सोर्ड्समैन बन के दिखाएगा। और इस सभी लोग नामी के पीछे जाने लगते हैं। लूफी इनके साथ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लूफी को सजा मिली है। इस रेस्टोरेंट का नुकसान किया है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर काम करना होगा पूरे 1 साल तक। और इस तरफ मीहॉक को देखकर डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि जल्दी से बंदूक निकालकर इस पर गोलियों से हमला कर देते हैं। पर मीहॉक बहुत ही जेंटली इन गोलियों की दिशा बदल देता है। ये देखकर सभी पायरेट्स घबरा जाते हैं। जोरो सामने आता है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा और अगर तुम्हें सच बोलूं तो तुमसे लड़ने का मेरा हमेशा से ही ये सपना रहा है। जोरो के इस डायरेक्ट चैलेंज को देखकर मीहॉक इससे पूछता है, आखिर तुम्हारा गोल क्या है? मुझे इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्पोर्ट्समैन बनना है और अभी मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। जोरो की बातें सुनकर ये भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोरो अपनी 3 स्पोर्ट्समैन स्टाइल की फॉर्मेशन में आ जाता है हॉकाई से लड़ने के लिए। और इसके बाद मीहॉक अपने गले के लॉकेट में से एक तलवार निकालता है जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है। मीहॉक इस छोटी सी तलवार से जोरो से लड़ने वाला है। ये देखकर जोरो मीहॉक से पूछता है, तुमने अपनी स्वॉर्ड बाहर क्यों नहीं निकाले? हाँ, मुझे एक चूहे को हराने के लिए अपनी तलवार को निकालने की जरूरत नहीं है। मैं इस छोटे से चाकू से ही तुम्हें हरा सकता हूँ। ये सुनकर जोरो को गुस्सा आ जाता है और अपनी ओनिगिरी नाम की टेक्निक का यूज करके इस पर हमला करता है। पर मीहॉक उस हमले को एक छोटे से चाकू से ही रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जोरो को ईस्ट ब्लू में सभी लोग पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं और इसके हमले को सिर्फ एक पॉकेट नाइफ से रोकना इम्पॉसिबल है। और ये देखकर जोरो समझ जाता है कि उसके और हॉकाई के बीच में पावर लेवल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस पर लगातार बिना रुके अपने ओनिगिरी का यूज करके हमले करते जा रहा था। पर मीहॉक यानी कि हॉकाई पर कुछ भी असर नहीं होता। वो अपने छोटे से पॉकेट नाइफ से ही जोरो के सारे हमलों को डॉज कर लेता है। मैं इस जगह पर हार नहीं मानने वाला। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्वर्ड्समैन बन के दिखाऊंगा। जोरो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी मीहॉक जोरो की नेक पर स्टैब कर देता है जिसकी वजह से जोरो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। ये देखकर मियाओ ब्रदर्स जोरो को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लूफी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर लूफी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये इन दोनों की लड़ाई है, ये इनमें नहीं पड़ सकता। इसके बाद जोरो फिर से तैयार हो चुका है मीहॉक पर हमला करने के लिए और इस बार जोरो एक नई फॉर्मेशन जिसका नाम टाइगर है उसके थ्रू मीहॉक पर हमला करता है। पर हमेशा की तरह इस बार भी मीहॉक को कुछ नहीं होता और इजिली जोरो के हमले को डॉज कर लेता है और उसके दिल के पास स्टैब करता है अपने पॉकेट नाइफ का यूज करके। तुम्हें अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बन के दिखाऊंगा, इसलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता भले ही मेरी जान चली जाए। जोरो की ये बातें सुनकर मीहॉक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और मीहॉक थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी सबसे खतरनाक स्वॉर्ड निकाल लेता है और अब इन दोनों में एक आखिरी डायरेक्ट हमला होने वाला है। जोरो के सामने दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन खड़ा हुआ है अपनी सबसे ताकतवर स्वॉर्ड के साथ और इसके बाद दोनों पलक झपकते ही हवा की तेजी से हमला करते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद जोरो की स्वॉर्ड्स चकनाचूर हो जाती है और मीहॉक इजीली जोरो को हरा देता है। तो ये है ताकत दुनिया के नंबर 1 स्पोर्ट्समैन की। हाँ, दोनों स्वॉर्ड्स टूटने के बाद भी जोरो खड़ा होता है। ये देखकर मीहॉक कहता है, आखिर तुम यहाँ से भागते क्यों नहीं? हाँ, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सुनकर जोरो बोलता है, मेरे जीवन में भागना नहीं लिखा है, अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो मैं तुम्हारे हाथों से मरना कबूल करूंगा पर भागूंगा नहीं। मीहॉक भी जोरो की बात मान लेता है और जोरो पर हमला कर देता है और एक ही हमले से इसके शरीर पर बहुत बड़ा घाव लग जाता है और जोरो सीधा समुद्र के पानी के अंदर जाकर गिरता है। ये देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधा उस पर हमला कर देता है पर मीहॉक इजीली इसके हमले को डॉज कर लेता है। उसके बाद मीहॉक लूफी से कहता है, मैंने इसे जान से नहीं मरा है, जाओ और उसे बचा लो। अगर ये मुझसे और लड़ता तो लड़ते लड़ते ही मर जाता। तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है जोरो, तुम मेहनत करते रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस लड़ाई का जिस दिन तुम मुझे हराओगे। और मियाओ ब्रदर्स जोरो को बाहर निकालते हैं समुद्र में से और मीहॉक ये सारी बातें सुनकर जोरो इससे कहता है, मुझे माफ करना लूफी, मैं हार गया। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं एक ताकतवर स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा योगदान दे पाऊंगा। पर मुझे माफ करना दोस्त, मैं हार गया। मैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ लूफी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मेरी पहली और आखिरी हार होगी। जब तक तुम पायरेट किंग नहीं बन जाते मैं आज के बाद कभी नहीं हारने वाला। ये सारी चीजें देखकर मीहॉक लूफी से कहता है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा ग्रैंड लाइन में। और ऐसा बोलकर मीहॉक यहाँ से जाने लगता है और तभी डॉन क्रीक पीछे से आता है और मीहॉक से कहता है, क्या हुआ मीहॉक, मुझसे नहीं लड़ोगे? हाँ, पर डॉन क्रीक मीहॉक पर हमला कर देता है बहुत सारी बंदूकों का यूज करके। पर मीहॉक मिस्टीरियसली पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो जाता है। मीहॉक के यहाँ से चले जाने के बाद सारे लुटेरे फिर से उस रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी लूफी कैप्टन जेफ के पास जाकर कहता है,
कैप्टन जेफ, अगर मैंने आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प की और अगर अकेले ही डॉन क्रीक को हरा दिया तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? प्लीज, मुझे और सजा नहीं चाहिए और एक वेटर नहीं बनना है अपनी पूरी जिंदगी। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो मैं आपकी इस रेस्टोरेंट को बचाने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारी शर्त मंजूर है, अगर तुमने डॉन क्रीक को हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो बच्चे। दरअसल ये बंदा इस रेस्टोरेंट को इसलिए हथियाना चाहता है ताकि ये ग्रैंड लाइन में इजीली एंटर कर सके और सारे पायरेट्स को धोखा दे सके, क्योंकि असल में ये कोई पायरेट शिप नहीं है बल्कि एक रेस्टोरेंट है और उन सभी को चकमा देकर उन सभी को मार दे। इसके बाद डॉन क्रीक और जेफ के रेस्टोरेंट के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है, पर इसी दौरान डॉन क्रीक सही समय को देखकर अपने क्रू का सबसे माहिर पायरेट भेजता है इनसे फाइट करने के लिए, जिसका नाम पर्ल होता है। और इस सिचुएशन को देखकर सांजी भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अब सांजी वर्सेस पर्ल होने वाला है। पर्ल को देखकर लूफी बोलता है, अरे यार ये कितना अजीब इंसान है, मोतियों से भरा हुआ है। डॉन क्रीक लूफी पर हमला कर देता है और इसके हमले से लूफी सीधा जाकर पर्ल के ऊपर जाकर गिर जाता है। पर्ल की नाक से खून आना शुरू हो जाता है, इसे गुस्सा आने लगता है। इस बंदे के आसपास आग लगना शुरू हो जाती है और पर्ल सामा अपने मोतियों से इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डॉन क्रीक के पायरेट्स और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जलना शुरू कर देता है। हर तरफ आग लग जाती है और जैसे ही पर्ल के मोती मेन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये देखकर मास्टर शेफ जेफ एक लात मारकर सभी मोतियों को रोक देते हैं। बिना टांग के बावजूद भी ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सांजी को ये देखकर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये पर्ल इसके रेस्टोरेंट को तबाह करना चाहता है, इसलिए सांजी सीधा इस पर हमला कर देता है और सांजी देखते ही देखते पर्ल को भी हरा देता है और अपना आखिरी हमला करने ही वाला होता है। तभी सांजी को वही पायरेट ब्लैकमेल करने लगता है जिसे सांजी ने खाना खिलाया था। ये सांजी से कहता है, अगर तुमने पर्ल पर एक भी हमला किया तो मैं तुम्हारे इस शेफ को मार डालूंगा। इसकी वजह से सांजी का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पर्ल सांजी पर हमला कर देता है और सांजी की हालत खराब हो जाती है। और जैसे ही एक दूसरा हमला करके इसे मारने वाला होता है, जिन पर्ल को रोक देता है और कहता है कि ये सांजी के साथ 1v1 करना चाहता है। सांजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पर फिर भी सांजी वर्सेस जिन की फाइट होती है, जिसमें शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये जिन सांजी को मार देगा, पर कुछ देर तक फाइट होती है और आखिर में सांजी जिन को हरा देता है। और तभी डॉन क्रीक देखता है कि सभी लोगों का ध्यान इन दोनों की फाइट पर था और डॉन क्रीक एक सही समय देखकर अपने एक जहरीले बॉम्ब से वहाँ पर अटैक कर देता है। डॉन क्रीक के सभी पायरेट्स के पास अपने अपने मास्क थे और इस जगह पर जैसे ही वो गैस हटती है तो हम देखते हैं कि सारे शेफ उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। सांजी और लूफी की जान बचाने के लिए जिन लूफी को अपना हेलमेट दे देता है और सांजी को भी जान से बचा लेता है, पर इन दोनों को बचाने के चक्कर में जिन बेचारा मारा जाता है और मरने से पहले सांजी से माफी मांगता है। ये डॉन क्रीक को यहाँ पर लेकर आया, पर मैं इसे इसलिए नहीं लेकर आना चाहता था, और जिन की मौत हो जाती है। और डॉन क्रीक जिन की मौत का दुख मनाने के बजाय उसकी मौत पर हंसते हुए कहता है, कितना बेवकूफ कुत्ता था मेरा, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिन, सांजी और पर्ल ये तीनों अब घायल हो चुके हैं और अब लूफी वर्सेस डॉन क्रीक की फाइट रह चुकी है। इसके बाद दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। लूफी अपनी गम पावर का यूज करके डॉन क्रीक पर हमले करता जा रहा था तो डॉन क्रीक अपने ऊपर एक मेटल से बनी हुई एक कांटों की शील्ड बना लेता है, पर लूफी रुकता नहीं है और उसके कांटों पर ही पंच मार देता है। और इसका पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इन नुकीले कांटों के ऊपर ही इतनी तगड़ी वाइब्रेशन बनती है कि डॉन क्रीक दूर जाकर गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि डॉन क्रीक मरा नहीं है और फिर से लूफी पर हमला कर देता है। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है बच्चे। लूफी जीभ निकाल कर इसे चिढ़ाने लगता है, अच्छा बच्चे तू हराएगा मुझे, आजा आजा। और तभी डॉन क्रीक रियलाइज करता है कि जो भी डेविल फ्रूट यूजर होता है जैसे कि लूफी, वो लोग पानी के अंदर नहीं तैर पाते और ये बंदा एक प्लान सोचता है कि इसे किसी न किसी तरीके से पानी के अंदर डुबाकर मारा जाए। और सही समय देखकर लूफी के ऊपर एक नेट फेंक देता है और लूफी पानी की तरफ गिरने लगता है। एक डेविल फ्रूट यूजर कभी भी तैर नहीं सकता और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी पानी होती है। लूफी अपने हाथों को बाहर निकालता है और एक आखिरी बार डॉन क्रीक पर हमला कर देता है और डॉन क्रीक घायल हो जाता है। पर डॉन क्रीक को हराने के बाद लूफी पानी के अंदर चला जाता है और समुद्र की गहराइयों के अंदर जाने लगता है। पर सही समय पर सांजी यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। सांजी इसे जगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने सांजी को दिखता है और तभी ये नोटिस करता है कि इसकी हैट गायब है। ओ भाई मेरी हैट कहाँ है? अरे यार चिंता मत करो, तुम्हारी हैट उस ड्रॉर के ऊपर रखी हुई है। सांजी शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो क्या अब तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होगे? हम साथ मिलकर अपने सारे गोल्स को पूरा करेंगे। लूफी की इस बात को सुनकर सांजी को अपना गोल याद आता है और हमें पहली बार पता चलता है कि सांजी का गोल क्या है। दरअसल ये सांजी ऑल ब्लू को पाना चाहता है। दरअसल ये ऑल ब्लू ग्रैंड लाइन में पाने जाने वाले सी फूड्स हैं और अगर सांजी को इस दुनिया का नंबर 1 कुक बनना है तो इसे ग्रैंड लाइन में जाकर ऑल ब्लू को पाना ही होगा, जहाँ पर हर तरह की मछलियाँ और सी फूड पाया जाता है। और सांजी लूफी का क्रू ज्वाइन करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ लूफी को एक और क्रू मेंबर मिल चुका है। अब थोड़ी देर बाद शेफ लूफी, सांजी और सभी के लिए आगे के सफर के लिए खाना तैयार कर रहे होते हैं और तभी मास्टर शेफ यहाँ पर आते हैं। ये वही बुक है जो कि डॉन क्रीक पाना चाहता था। इस बुक में वो सारे राज हैं जिसका यूज करके तुम ग्रैंड लाइन के पास जा सकते हो। नहीं आपका शुक्रिया, मैं इसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कोई शॉर्टकट नहीं पाना चाहता सर। जैसा कि मुझे लगा ही था बच्चे, तुम यही जवाब दोगे। मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, तुम एक पायरेट किंग जरूर बनोगे। और इस तरफ सांजी पूरे रेस्टोरेंट के चक्कर लगा रहा था और बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज को याद करता है कि उसने कैसी कैसी मेमोरीज बिताई हैं इस रेस्टोरेंट में। और अब इसके बाद सांजी का लूफी के साथ जाने का समय आ चुका है। सांजी अपने कदम आगे बढ़ाता है। सांजी मन ही मन रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और जैसे ही सांजी लूफी की बोट में
में आकर खड़ा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सांजी तुम्हें पता है ना जब किसी नई जगह पर जाते हो तो तुम्हें सर्दी हो जाती है, अपना ध्यान रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी सांजी। सांजी पीछे मुड़कर देखता है और सभी शेफ्स रो रहे होते हैं। ये देखकर सांजी भी रो पड़ता है। सांजी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार सांजी और लूफी अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और सभी शेफ्स सांजी को गुड बाय कहते हैं और इसी के साथ बाराती आर्क खत्म हो जाती है। अब बाराती आर्क के खत्म होने के बाद हमें एक नया क्रू मेंबर मिल चुका है जिसका नाम सांजी है और अब एक नए दिन और एक नए सफर के साथ आरलोंग पार्क की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम सांजी, लूफी, जॉनी और यूसाकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि यूसाकू बहुत ज्यादा टेंशन में होता है लेकिन लूफी और सांजी दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। यूसाकू बीच में आकर बोलता है, अरे यार तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे, नामी को आरलोंग ने पकड़ लिया होगा। पर एक सेकंड, अब ये मत कहना तुम्हें आरलोंग नहीं पता। इन दोनों के अलावा आप सभी को और मुझे भी अभी तक नहीं पता है कि आरलोंग क्या चीज है। यूसाकू सीटी बजाकर पूरा माहौल क्रिएट कर देता है। सभी लोग मेरी बात सुनो, आरलोंग एक फिशरमैन है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर तबाही मचाता था। क्या ये फिशमैन क्या होता है भाई? लूफी अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाता है। क्या मास्टरपीस बनाया है तुमने, बहुत बढ़िया लूफी। चुप करो, मेरी बात सुनो। ग्रैंड लाइन को लुटेरों का कब्रिस्तान ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 3 बहुत बड़ी पावर्स रूल करती हैं। उनमें से एक है 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी। वो 7 वॉरलॉर्ड्स सरकार के लिए काम करते हैं। एक सेकंड, एक पायरेट ग्रुप को गवर्नमेंट क्यों अप्रूवल देगी भाई? हाँ, दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 7 वॉरलॉर्ड अपनी लूट का एक हिस्सा सरकार को देते हैं और वो मीहॉक भी उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है। और ऐसे ही उन 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक है जिम्बे, फिशमैन पायरेट्स का बॉस। और आरलोंग उन सभी में से एक है जो कि ग्रैंड लाइन में जाकर एक के बाद एक जगह पर जाकर तबाही मचाता है। उसने ईस्ट ब्लू के अंदर 20 शहरों के अंदर अपना कब्जा जमा रखा है। अच्छा, तो नामी उसके पास अकेले गई क्यों होगी? शायद हो सकता है कि वो उस पर लगे इनाम के पीछे है। तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम गोइंग मैरी को देखते हैं, यानी कि लूफी की शिप को। उसके ऊपर नामी खड़ी होती है, बहुत चुप चुप लग रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब ये आरलोंग पार्क पहुंचेगी क्योंकि इसका होम टाउन भी यहीं पर है। अब इसके बाद हम एक बहुत बड़ी सी जगह को देखते हैं और इस जगह का नाम ही आरलोंग पार्क है। और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने महीने का खर्चा किसी को दे रहा होता है और सामने एक नेवी का बंदा बैठा होता है। आरलोंग, तुम तो काफी समझदार हो बाकी पायरेट से, हाँ? और यही बंदा है आरलोंग, वही बंदा जिससे नामी मिलना चाहती है। और इस तरफ नामी भी आ जाती है। पर जैसे ही आरलोंग पार्क के अंदर जाने वाली होती है तभी पीछे से एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है। ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि आरलोंग ने इसके पापा को मार दिया है और अब बदला लेने के लिए आरलोंग को मारने यहाँ पर आ चुका है। तुम साइड हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। नामी अपना डंडा निकालती है और उसे मार कर गिरा देती है। आरलोंग के पास तुम जैसे बच्चों के लिए समय नहीं और उसके सामने पैसे फेंकती है और कहती है, इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएगा और चले जाओ यहाँ से। नामी आरलोंग पार्क के अंदर चली जाती है और जब आरलोंग उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। नामी, तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। मुझे बहुत सारे पागल भी मिले रास्ते में जो कि मेरी बातों में आसानी से आ गए। वैसे भी तुम्हें धोखा देना बहुत अच्छे से आता है। चलो पार्टी की जाए, नामी आई है। भाई क्या चल रहा है ये? क्या नामी भी इन सभी के साथ मिली हुई है? और नामी का सीक्रेट क्या है और ये आरलोंग के साथ क्यों मिलने आई है, इसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। और इस तरफ उसॉप और जोरो आरलोंग पार्क में पहुंच जाते हैं और जोरो कहता है, हमें उन्हें अंदर घुसकर मारना होगा। ये सुनकर जॉनी और उसॉप बुरी तरह से डर जाते हैं। ओ भाई जोरो, आराम से, इतना एक्साइटेड क्यों रहता है? क्योंकि लूफी ने मुझे नामी को वापस लेकर आने के लिए कहा है और जैसा लूफी बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। अरे यार यूसाकू भाई, हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, ये अच्छा नहीं है। और ये दोनों एक हथौड़ा उठाते हैं और जोरो को मारकर उसे पीछे बांध देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आरलोंग पार्क तो उस तरफ है, तो ये नामी की विलेज कोकोयाशी विलेज के सामने क्या कर रही है। और तभी इनकी नजर बहुत सारे फिशमैन्स पर जाती है। ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। अबे ओ, मुझे खोल तो दो भाई, ये क्या करते हैं? वो फिशमैन ये सारी बातें सुन लेते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है, चलो चेक किया जाए। ये लोग पानी में तैर कर इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसॉप और जॉनी कूद जाते हैं। जोरो को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये फिशमैन जोरो से पूछते हैं, पाजी लगता है आपके साथियों ने आपको धोखा दे दिया। और ये दोनों फिशमैन्स जोरो को उठाकर आरलोंग के पास लेकर जाने लगते हैं। और ये देखकर उसॉप और जॉनी उससे माफी मांगते हैं। माफ करना जोरो भाई, लूफी को जरूर बताएंगे कि तुम कितने बहादुर पायरेट थे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे बड़े भैया जोरो। ये दोनों लैंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि सामने पूरा का पूरा विलेज तहस नहस हो चुका है। सभी घर यहाँ पर उल्टे पड़े हुए हैं। मैंने सुना तो था कि फिशमैन्स नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसॉप इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक फिशरमैन आ जाता है। उसॉप बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक बच्चा आता है और उसके पैर मार कर इसे गिरा देता है। और ये वही बच्चा था जो कि आरलोंग को मारने आया था अभी थोड़ी देर पहले। उसे लग रहा होता है कि उसॉप एक फिशरमैन है और उसे मारने ही वाला था, पर तभी पीछे से एक लड़की आती है और इस बच्चे पर मारती है। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है और बोलती है, क्या तुम भूल गए? हाँ, कैसे उन सभी ने पूरे शहर को खत्म कर दिया, सभी लोगों को मार दिया क्योंकि सिर्फ एक विलेजर ने उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि वो सब वापस से हो? हाँ, ये लड़की उसॉप की तरफ देखती है। ये फिशरमैन तो नहीं लग रहा। और हम देखते हैं कि वो फिशरमैन उसॉप का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंच जाता है। उसॉप भी अपनी गुलेल निकालता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी ये लड़की पीछे से हथौड़े से उसॉप पर हमला करती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो वो फिशरमैन्स हमें मार देंगे। एक ही बात पता नहीं कितनी बार समझानी पड़ती है तुम्हें। और उसॉप को छुपाने के बाद उस फिशरमैन को बोलती है, हाँ, वो लंबी नाक वाला उस तरफ गया है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लोग उसॉप को अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इस तरफ सांजी बोट के अंदर अपना खाना बना रहा होता है, जिसे देखकर लूफी के मुंह में पानी आने लगता है। पर सिर्फ लूफी के ही नहीं, किसी और के मुंह में भी ये खाना सूंघ
सूंघ कर पानी आने लगता है और समुद्र के अंदर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी आंखें खुल चुकी हैं और उस खाने के पीछे भागने लगता है और लूफी की शिप के नीचे आ जाता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर दो आदमी आरलोंग से बोलते हैं, सर हम किसी को लेकर आए हैं। दरअसल ये दोनों जोरो को लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं एक लड़की को ढूंढने आया हूँ। आधी मछली। क्या आधी मछली? हाँ, बहुत ज्यादा बोलते हो तुम। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से मुझे कभी आधी मछली मत कहना। हम लोग पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत रखते हैं और हम इवॉल्व्ड ह्यूमंस हैं। हमारी काबिलियत तुम चिंदी इंसानों से बहुत ज्यादा है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा